स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टी के बारे में, यानी मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे मिट्टी कहते किसे हैं, मिट्टी का प्रकार कितना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मिट्टी कहते किसको है। तो कहते हैं मिट्टी जिसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों को ही मिट्टी कहते हैं, है ना। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली असंगठित पदार्थों की परत को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्योंकि मिट्टी हमारे लिए मिट्टी जो होती है हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि फसल का अनाज का उत्पादन किससे करते हैं, मिट्टी के द्वारा ही करते हैं। अगर मिट्टी नहीं रहता हम लोग कहाँ से कर पाते हैं। तो ये तो मिट्टी का डिफिनेशन हो गया जो अब दिमाग में रख सकते हैं। होता है ना कोई पूर्वज वगैरह जहाँ पे जाओगे ना मिट्टी किसे कहते हैं पूछ देता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। एग्जाम में नहीं आता मिट्टी का डिफिनेशन, बस लिख दिए, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ भी अगर आप बड़ा एग्जाम दोगे ना, हो सकता है कभी आप बीपीएससी दो तो ये सब में हो सकता है लिखने के आ जाए, तो आप लिख दोगे ना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ये सब। तो और देखो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए सवाल कहाँ से बनना स्टार्ट होगा ये बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से सवाल बनना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पूछ देगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये नई दिल्ली में है। और इसी के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ कह रहा है गौण रूप से। गौण समझते हैं आप, गौण मतलब लोकल। क्या होता है गौण मतलब लोकल। लोकल रूप से 27 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार से तो मुख्य रूप से पाया गया, मगर फिर और वगैरह वगैरह एरिया में, जैसे इतना बड़ा भारत है, थोड़ी नए 8 ही प्रकार की मिट्टी, मतलब ये तो मोटा मोटी पाया गया 8 प्रकार के, मगर उसके अंदर भी छोटे छोटे मिट्टी पाया जाता होगा। इस प्रकार से 27 प्रकार की मिट्टी हो जाती है। अब मिट्टी कौन कौन है, वे 8 प्रकार की मिट्टी कौन है, इसको देख लेते हैं। हम लोग देखो उतना ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ज़्यादा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है। चलो समझते हैं। अगर आप इतना जितना हम बताते जा रहे हैं हर चैप्टर के बारे में, अगर आप उतना अगर कंप्लीट करके रखते हो यार, एग्ज़ाम कंप्यूटर हिल जाएगा जो टेस्ट लेगा उसका। चलो आगे देखो, पर्वतीय मिट्टी मतलब मिट्टी का प्रकार देख रहे हैं ना, बताए ना वहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टी होता है। तो पहला हमारा हो गया पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी या जिसे को पीट मिट्टी भी कहा जाता है, और हमारा लास्ट हो गया लवणीय मिट्टी। तो मिट्टी का प्रकार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। आगे समझते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो जो पर्वतीय मिट्टी होता है ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। और हिमालय हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे लघु हिमालय के बारे में। तो जो लघु हिमालय के जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में लौह प्रधान मिट्टी पाया जाता है। लौह प्रधान मतलब उसमें लोहा होता है, उस मिट्टी में लोहा पाया जाता है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और जिस मिट्टी में लोहा पाया जाता है, जैसे हमारा लेटराइट मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी में भी लोहा पाया जाता है। तो वो मिट्टी भी हमारा मतलब कि चाय उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उसी प्रकार से हमारा जो हिमालय मिट्टी है ये, जिसमें लोहा मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी हमारा चाय उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो याद रख सकते हैं, पूछ देगा कि हमारा चाय उत्पादन के लिए प्रमुख मतलब कि उपयुक्त कौन मिट्टी है। तो हमारा ये पर्वतीय मिट्टी भी है जो लघु हिमालय के पूर्वी भाग में पाया जाता है, लोहा प्रधान मिट्टी में, जो हमारा चाय के लिए माने कह सकते हैं कि चाय का क्या बोले यार उसको, जो समझो आप, है ना, कि चाय के लिए उपयुक्त है बस। जबकि पश्चिमी हिमालय, जैसे कि अगर उसी में देख ले, हम लोग हिमालय वगैरह पढ़ चुके हैं, बताने इसलिए बताने रहे। जबकि पश्चिमी हिमालय विशेषकर हमारा जो उत्तराखंड हो गया, इस सब क्षेत्र में हमारा चूना वाला मिट्टी पाया जाता है। यानी उस तरफ मतलब कि चूना वाला मिट्टी पाया जाता है, उधर चूना पाया जाता है उस मिट्टी में। और ये सब जो हमारा पर्वतीय मिट्टी होता है वहाँ जीवाश्म की प्रचुरता होती है। होगा नहीं, अब पर्वत है, पेड़ पौधा कितना रहेगा। अब पेड़ पौधा जीव जंतु बहुत कुछ रह सकता है वहाँ पर। तो बहुत सारा रहेगा तो वो सब मरेगा, दबेगा, ज़मीन के अंदर ही जाएगा ना। तो उस मिट्टी में हमारा जीवाश्म भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो समझ गए, जीवाश्म तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल्स, है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो वही मतलब कि हिमालय मिट्टी में जीवाश्म की प्रचुरता होती है। क्यों होती है समझ में आ गया आपको। पर्वत मिट्टी या हिमालय मिट्टी, वहाँ पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा है, ज़मीन में दबता है, तो वही जीवाश्म बनता है ना। तो इसलिए इस मिट्टी में जीवाश्म बहुत अधिक होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। आगे देखो जलोढ़ मिट्टी। अब देखो जलोढ़ मिट्टी
ये कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, क्योंकि खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी हमारा ये जलोढ़ मिट्टी ही होती है। अब जलोढ़ ये बनता किसको, जलोढ़ कहते किसको है, तो जलोढ़ ये नदी लाती है। नदी क्या करती है अपने साथ, जो मतलब कि बहाती है अपने साथ, जो मलबा लाती है ना, वही मलबा ये जलोढ़ कहलाती है। वो लाती है यानी कि इसका जो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से होता है। और लगभग लगभग भारत के 40% भाग पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, या तो उसी को भांगर कहते हैं। यहाँ पर भंगार लिखा गया दोस्तों, सही कर लेना इसको, है ना। उसको भांगर भी कहते हैं, भांगर, ठीक है, भांगर। तो बांगर बोलो या भांगर बोलो। और दूसरा हमारा हो गया खादर। ये दो प्रकार का मतलब कि जलोढ़ मिट्टी होता है। तो हमारा ये जो बांगर है ये पुराने जलोढ़ है, मतलब कि पुराने जलोढ़ कहने का मतलब हो गया हमारा ना कि जहाँ पर बाढ़ वगैरह आने की संभावना नहीं रहता है, और मिट्टी मतलब कि पुराना जलोढ़ हो गया वो, तो ये हमारा पुराने जलोढ़ कहलाता है। पुराने जलोढ़ को ही हम लोग बांगर कहते हैं या भांगर कहते हैं। और हमारा नए जलोढ़ क्या होता है कि जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहता है, या तो बाढ़ वहाँ पर आते रहता है, पानी वगैरह आते रहता है नदी का, तो ये वहाँ पर क्या होता है कि नदी अपने द्वारा जलोढ़ लाती है, और ये फिर नया नया जलोढ़ आता है। और ये मिट्टी जो हमारा खादर होता है, यही कारण रहता है कि उपजाऊ ज़्यादा रहता है ये मिट्टी इसके अपेक्षा, बांगर की अपेक्षा में। और ये खादर ज़्यादा उपजाऊ है, अब बांगर थोड़ा कम उपजाऊ, क्योंकि इसका मिट्टी जो भी है वो पहले कभी आया होगा, पानी वगैरह जलोढ़ जो आया नदी से वही रह गया, फिर आया नहीं तो वो बांगर बन गया। जहाँ पर हमेशा पानी आते रहता है, चांस रहता है हमेशा कि पानी आएगा, पानी बदलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, खादर। इसका डिफिनेशन भी देख लेंगे, ये नहीं सोचिए कि आपको डिफिनेशन नहीं देंगे, आपको क्या बताएं ना, आपको नोट कर लेना है इसको कॉपी में। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जो भी बताते हैं इसको कॉपी में लिख लो, याद कर लो। नहीं भी समझ में आता है इसको लिख लो, 3-4 बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि साधारण भाषा में लिखा हुआ, सिंपल भाषा में लिखा हुआ रहता है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है। अब देख लो, इसमें आगे हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ये तो बांगर भांगर कहते किसको है, अभी बताए थे कि बांगर बोलो या भांगर बोलो, ये कहते किसको होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यानी कि पुराना कैसे हो जाएगा, अभी बताए थे, बाढ़ का पानी आएगा ही नहीं, बाढ़ का पानी ही नहीं आएगा, वहाँ पर पानी पहुँचेगा ही नहीं, तो मिट्टी वही रहेगा, बढ़ाने का संभावना भी नहीं रहेगा, तो मिट्टी पुराना का पुराना रह जाएगा, नया बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा पुराने जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। ये बोल सकते हैं इसके बारे में, पुराने जलोढ़ मिट्टी के बारे में, कि उपजाऊ भी ये कम होता होगा, ठीक है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि जिस एरिया गांव वगैरह में कोई ज़रूरी है कि हमेशा बाढ़ आता ही है, नहीं ना, मगर फिर भी वहाँ पर फसल उगता है ना, मतलब कि उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो हमारा जो खादर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ऐसा नहीं है कि बांगर उपजाऊ नहीं होता, ये भी बहुत उपजाऊ होता है, मगर ये इसके मुकाबले में खादर बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि हमारा बांगर भी तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है ना। उसे में अब आगे देख लेते हैं खादर, एक ही पर कितना लेक्चर दें। खादर देखिए, अब खादर कहते हैं किसको, तो बताए थे नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जहाँ पर हर एक साल मतलब कि बाढ़ आने की संभावना रहता है, उस एरिया में जो भी मिट्टी पाया जाएगा वो हाँ नई जलोढ़ पाया जाएगा, यानी कि खादर पाया जाएगा। और बोल चुके हैं कि नई खादर मिट्टी है बहुत ज़्यादा क्या उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी में चूना, पोटास, ये सब बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया नए जलोढ़ के बारे में, यहाँ तक नए जलोढ़ के बारे में, यहाँ तक। मगर यहाँ से ये जो नोट देख रहे हैं यहाँ से, ये ओवरऑल मतलब पूरे जलोढ़ का नोट्स है, कि जितना सारा जलोढ़ है सभी जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। यही कारण रहता है कि खादर में भी चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ओवरऑल तो सभी में ये मतलब होता है, क्योंकि ये भी तो नदी से ही आ जाता है। ये भी जलोढ़ से, खादर हो या बांगर हो, दोनों तो नदी के पानी से ही वहाँ से आधा जो बोलो जलोढ़ आता है, जलोढ़ आकर के ये ऐसा बन जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि चूना और पोटास की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की कमी होता है। अब जीवाश्म में कमी हो गए थोड़े ना, पूरा इधर इस एरिया में पानी आ रहा है तो पूरा पेड़ पौधा ही आ रहा होगा। पेड़ पौधा जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर रहेगा, पेड़ पौधा नीचे गिर जाए ज़मीन में, फिर वही फॉसिल्स बन गया, तो उस पर्वतीय मतलब जो मिट्टी रहेगा वहाँ पर फॉसिल्स पाया जाएगा, मगर इधर फॉसिल्स नहीं पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि लेकिन नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की कमी होता है। तो पूछ देगा कि किस मिट्टी में मतलब कि जीवाश्म की कमी होती है, किस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कन्फ्यूज कर देगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसको याद कर लेना है, रट लेना है, जैसे पहले समझ लेना है और फिर याद कर लेना अच्छा तरीक़ा से। कोई गुजारा नहीं है, बिना याद तो करना पड़ेगा आपको। आप क्या बोले, अब मतलब कि याद तो करना पड़ेगा, जैसे याद करो, रो के याद करो, हंस के याद करो,
समझ के याद करो, जैसे आपको आसान लगता है याद करो। ये पढ़ने के बाद जो हम बताते हैं इसको पढ़ने के बाद एक आगो बुक रखो, जो मतलब कि 6 क्लास से 12 क्लास का ऐसा बुक आता है ना, एनसीईआरटी का बुक आता है एक, कभी बता देंगे बुक का नाम। मतलब कि 6 क्लास से 12 क्लास तक बुक रहता है, उसमें बुक नहीं रहता है, उसमें मतलब दिया रहता है कि 6 का 7 का 8 का ऐसे करके दिया रहता है। अगर उसको पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छा बुक है, जो मतलब कि काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ा देगा, डीप में बढ़ाएगा नॉलेज। ये नहीं रहेगा कि हाँ लुसेंट जैसा नहीं कि हाँ सिर्फ एक लाइन में दे दिया, ये फलना ढकना तिकना कर दिया, वैसा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। और देखो इसमें आगे बहुत लेक्चर दे दिए हैं। चलो आगे देखो, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है ना, ये भी याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की भी कमी होता है। और देखो जलोढ़ मिट्टी जो है ओवरऑल देखें, जलोढ़ मिट्टी में हमारा चावल हो गया, ये झूठ लिखा गया, सॉरी यार, जूट होना चाहिए, जूट का यार, हम भी जूट है ना, जूट, इसको जूट कहते हैं। यानी कि जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, चावल, जूट, तिलहन वगैरह, जो भी तिलहन में आ जाए, सरसों वगैरह, जो जैसे तेल उत्पादन हो सके, तो तिलहन इस सब के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत अच्छा होता है ये मिट्टी। तो हर भी जितना हम गाँव वगैरह में देखोगे तो ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी में ही अपने लोग फसल का उत्पादन करता है। और जो एरिया में मतलब बाढ़ नहीं आता उतना, तो क्या कहेंगे, वहाँ उत्पादन नहीं होता होगा, इसीलिए ओवरऑल जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये उपजाऊ होता है ना। मगर बांग पूछेगा कि बांगर और खादर में कौन उपजाऊ ज़्यादा, खादर उपजाऊ है कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि अभी 2 ही नंबर मिट्टी पड़े हैं, अभी तीसरा से लेकर के 8 तक बाकी है। वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आप लोग भाग जाओगे, देखोगे नहीं है, बड़े लंबी वीडियो बना रहा है ये, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी कहाँ से आएगा भाई, तो काली मिट्टी क्या होता है कि काली मिट्टी हमारा ये ज्वालामुखी जो होता है ना, ज्वालामुखी जब ये फटता है तो उससे लावा निकलता है, और लावा जो आता है वो लावा जब जमता है तो बैसाल्ट बन जाता है, चट्टान, बैसाल्ट चट्टान, और वही चट्टान जब टूटता है तो ये काली मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये लावा चट्टान जो बैसाल्ट रहता है उसके टूटने से काली मिट्टी बनती है। और इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, एकदम भूलना नहीं है इसको। इस काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको। और इस मिट्टी का विस्तार अगर हम देखें तो प्रदेशीय भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में एक फैला हुआ है ये काली मिट्टी। और वो क्षेत्र मतलब कौन कौन सा है, वो हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा तरफ, और फिर कर्नाटक के उत्तरी पश्चिमी भाग। इस सब में मतलब कि काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है, पूरा अच्छा से पाया जाता है, पूरा विस्तार पाया जाता है वहाँ पर। और जो एरिया में जैसे कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मिट्टी पाया जा रहा है, तो जिस एरिया में जिस मतलब कि इस क्षेत्र में जहाँ पर इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाएगी ना, उस एरिया को कहा जाता है डेक्कन ट्रैप। आप नाम सुने होंगे डेक्कन ट्रैप का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काली मिट्टी पाए जाने वाली इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो आप लोग सुने होंगे, बहुत बार नाम सुने होंगे डेक्कन ट्रैप का। तो यही जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो मिट्टी फैला हुआ है, इसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और इस मिट्टी में हमारा पोटास हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब भर भर के पाया जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होता है। ऐसी भी जो काली मिट्टी, सवाल लेकर फंसाएगा, आपको उलझाएगा किस प्रकार से, ऑप्शन देगा ना कि जीवाश्म की कमी। अब बता, ये लावा से मिट्टी बन रहा है, लावा से, लावा में कभी जीवाश्म रहेगा, ऐसे भी इस मिट्टी में जीवाश्म की कमी होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखना इस सब को। आगे देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ कि लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होता है, तो याद रखिए इस प्रकार से। आगे देखो, यह मिट्टी बहुत अधिक जल धारण की क्षमता रखती है, यानी कि मिट्टी में अगर पानी दोगे ना तो बहुत ज़्यादा आप मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, रखे रहेगा पानी। और साथ ही साथ जब ये सूखेगा तो पानी बहुत, जो चीज़ बहुत पानी रखेगा ना, जब सूखता है ना तो पूरा दरार फट जाता है। आप देखे होंगे कभी गांव वगैरह में कहीं भी कि पूरा दरार फट जाएगा, लगन पूरा। और जो इधर की मिट्टी, जो काली मिट्टी रहता है, इसमें जब पानी, ये इसका पानी जब सूखता है इस मिट्टी से, तो बहुत बड़ा बड़ा दरार फट जाता है। तो यही रीज़न रहता है। तो इसमें लिखा हुआ यही बात कि चूँकि इसका मतलब कि जल धारण की क्षमता अधिक रहता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए जब सूखता है तो बड़ा बड़ा दरार फट जाता है इसमें, है ना। चलो, मज़ा आ रहा है वीडियो में, बस वीडियो को देखते जाओ, पूरे एकदम देखते जाओ, एकदम नोट करते चल जाओ एकदम। फिर देखो, अगर आप मेरा साथ दो ना, हम पूरे नोट्स दे दे यार, क्या हम एक एक चीज़ का बता दे, इकोनॉमिक्स हो या तो हमारा क्या कहते हैं उसको, कौन सब्जेक्ट होता है यार वो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, इन्वायरमेंट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ भी हो। बायो भी हम आधा बता चुके हैं, आधा बताना बाकी है हमको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मगर हाँ, आप लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है,
और हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी कोई ये नहीं है, हम भी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग साथ दोगे तो हमें लगेगा यार मेरा उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं कोई साथ नहीं देता है। देखते हैं मेरा वीडियो पे 2 व्यू 4 व्यू ऐसे रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। जाओ छोड़ो, इतना बनाते हैं, 2 व्यू 4 व्यू जा रहा है। और होता है यार कि चलो भाई चैनल का स्टार्टिंग किए तो चलो भाई कितना जाएगा, मेरा लगभग साल पूर जाएगा कुछ दिन में। 1 साल हो जाएगा मेरा चैनल खोले हुए, और अभी तक मतलब कि देखो यार 353 या 352 सब्सक्राइबर्स हुआ है। बताओ, जाओ जाकर सब चैनल वैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर कराओ हमको, बताओ, ताकि हर बच्चा को मतलब कि फ़ायदा हो सके, थोड़ा बहुत मतलब मिल जाए यार, क्योंकि यही चीज़ पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। खैर छोड़ो, याद करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। अब देखो लाल मिट्टी, नाम ही इसका लाल मिट्टी है ना, यानी इसमें लोहा ज़्यादा पाया जाएगा। नहीं होता है, आप लोग देखे होंगे कभी कभी, हमारा कहा जाता है कि शरीर में जब लोहा कमी हो जाता है तो कहता है यार कि खून की कमी हो जाता है आदमी का। तो खून किससे रिलेटेड है? लाल से। तो ये लाल मिट्टी में क्या रहेगा? लोहांश, यानी कि ये लोहा इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा इसमें बकवास बात नहीं करना, यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी में लाल रंग लोहांश के ऑक्सीकृत होने के कारण होता है। यानी क्या होता है कि जो लाल रंग जो होता है वो लोहांश मतलब लोहा के अंश, लोहा नहीं रहता पूरा पूरी, लोहा के अंश, लोहा के अंश से क्या होता है कि ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसके कारण से ये लाल दिखाई पड़ता है। यानी कि इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लिया उससे, अब बन गया फेरस ऑक्साइड। फेरस यानी कि हमारा लोहा और ऑक्सीजन दोनों आपस में मतलब कि अभिक्रिया किया और क्या बन गया? ये फेरस ऑक्साइड। तो इसलिए जो लाल मिट्टी होता है इसमें फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह लाल मिट्टी भारत में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख मिट्टी है। पहला कौन था? जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा कौन है? ये हमारा लाल मिट्टी। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पठारी भाग में पाई जाती है लाल मिट्टी। आपको हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ाए हैं, याद रखिएगा सब, पीछे सब भूलना नहीं है, पीछे सब याद रखना है जितना बताते जा रहे हैं। आगे देखो, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कर्नाटक हो गया, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, कौन देना भूल गए यार, क्या बताएं, झारखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब राज्यों में ये भारत में ये लाल मिट्टी का विस्तार है, यानी लाल मिट्टी पाया जाता है अच्छा मात्रा में। और इस प्रकार की मिट्टी में लोहा का मतलब अधिकता होता है और इसमें जीवाश्म की कमी होता है। देख रहे हो ना, हर जगह जीवाश्म की कमी है। जीवाश्म आएगा कहाँ से? जीवाश्म पैदा होता है क्या? जीवाश्म उसी एरिया में पाया जाएगा जहाँ पर मोर पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा। तो इस मिट्टी में भी जीवाश्म की कमी होता है और यह मिट्टी अनउपजाऊ होता है, यानी इस मिट्टी में कुछ भी उपजता नहीं है। यह मिट्टी मोटे अनाज, मूंगफली एवं आलू के उत्पादन के लिए ठीक ठाक है, उपयुक्त होता है। ये मतलब उतना उपजाऊ नहीं होता है। कोई होता है ना, ये सब मतलब कि साधारण मूंगफली वगैरह हो गया, ये सब आलू वगैरह, इसको कुछ उसी प्रकार का मिट्टी चाहिए। जैसे आलू ज़्यादा देखेगा, आलू रहेगा ना वो बड़ा बड़ा बैठेगा, तो कैसे बैठता है? थोड़ा बलुआही मिट्टी रहेगा ना, मतलब कि ज़्यादा कड़ा मिट्टी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दोमट मिट्टी नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ा मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर कड़ा मिट्टी रहेगा तो आलू छोटा छोटा बैठेगा। मगर वही जो एरिया रहेगा मतलब थोड़ा बालू टाइप का, मतलब कि एकदम बालू भी नहीं होना चाहिए, साधारण सिंपल रहेगा ना, तो वहाँ आलू बड़ा बड़ा बैठेगा। तो ये लाल मिट्टी भी थोड़ा उसी प्रकार का होता है। तो मतलब कि ये उपजाऊ मतलब उतना नहीं होता है उपजाऊ, मगर फिर भी ये मूंगफली और आलू उत्पादन के लिए ठीक ठाक होता है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी याद रखना। सवाल जीवाश्म से पक्का बन जाएगा कि किस मिट्टी में जीवाश्म पाया जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन देगा, आपको तरीका सिखा चुके हैं। आगे देखो, पचमा हमारा हो जाता है लेटराइट मिट्टी। अब देखो, ये जो होता है मिट्टी ईटा के समान, ईटा देखें यहाँ पे ईंट है ना, उसके जैसा लाल होता है, क्योंकि इसमें भी लोहांश पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। और ये जो मिट्टी हमारा होता है ये मतलब कि चाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लेटराइट मिट्टी। तो इसमें भी हमारा लोहा का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और ये मिट्टी विशेषकर हमारा हो गया असम, मेघालय, सह्याद्री क्षेत्र, जब पढ़े थे हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और फिर राजमहल की पहाड़ी, जो भी राजमहल बोले, ये सब के क्षेत्र में ये लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। और ये मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी है इसको भी कर लीजिए तो फटाक से, अभी कॉपी में पूछ देगा बगानी खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो हो गई है बगानी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दोस्तों, इसको है ना याद रखना इसको। और जैसे में हमारा चाय, कहवा, रबड़ आदि, ये सब मतलब कि इस मिट्टी में
मतलब कि ठीक ठाक होता है। आप लोग समझते नहीं हो यार। कहने का मतलब मेरा ये हो गया ना कि अगर आप बगानी करोगे चाय का, बगानी करोगे कहवा का, बगानी करोगे रबड़ का, ये सब करोगे, ये सब के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि लेटराइट मिट्टी जो है बगानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है और ख़ासकर चाय के फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेटराइट मिट्टी। याद रखना है इसको, चाय के फसल के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखो, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान के थार वाला क्षेत्र में। और पता है एग्ज़ाम में ये आता था कभी कभी, हम एक बार देखें एग्ज़ाम में आया था कि मतलब कि पूछ दिया था ये इस प्रकार का सवाल कि मरुस्थलीय मिट्टी किस एरिया में पाया जाएगा। ऑप्शन दे दिया था चार ऑप्शन दे दिया था, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ऐसे कर करके बहुत सारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन में यही मारना था, गुजरात और राजस्थान। तो राजस्थान के थान यहाँ पर, सॉरी यार, राजस्थान क्षेत्र लिखा गया, इसको रेगिस्तानी क्षेत्र करो तो रेगिस्तानी हो जाता है मिस्टेक से, गलती कभी कभी। तो रेगिस्तानी, तो राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र और गुजरात के कच्छ के रण, इस सब में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी में जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस का अभाव होता है। नाइट्रोजन भी नहीं होता है इसमें, फास्फोरस भी नहीं होता है और जीवाश्म तो होता ही नहीं है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी इस सब में कृषि नहीं होता है मरुस्थलीय मिट्टी में। छोटा सा था। चलो, दलदली या पीट मिट्टी, यानी दलदली टाइप का जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा रहता होगा ना, वहीं होता होगा ये मिट्टी। तो पीट या दलदली मिट्टी विशेषकर समुद्र तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि पानी हमेशा वहाँ पर आते रहता है। कहीं मिट्टी को सूखने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, बेचारा को चांस ही नहीं मिलता कि वो सूख सके कभी, इसलिए दलदल जैसा बन जाता है। यानी कि जहाँ प्रतिदिन ज्वारीय जल ऊपर चढ़ता है। यह मिट्टी विशेषकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन आदि क्षेत्र में पाया जाता है। आप देखते होंगे जहाँ पानी हमेशा जमा रहता है, कोई बड़ा सा एरिया है, पानी हमेशा जमा रहता है, वहाँ दलदल जैसा बन जाता है, तो उसी एरिया में दलदली मिट्टी पाया जाता है। और बिहार के गंगा के किनारे किनारे जहाँ पानी लगता है, उस क्षेत्र में भी पीट या दलदली मिट्टी पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। आगे देखो, लवणीय मिट्टी। ये मिट्टी हमारा लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करके जाना भूलना नहीं है, ठीक है। लवणीय मिट्टी देखो, कुछ राज्यों में जहाँ नहरों से अधिक सिंचाई होती है या पानी जमा रहता है, उस जगह लवणीय मिट्टी पाया जाता है। जहाँ नहर वगैरह से सिंचाई बहुत अधिक होता है, यह मिट्टी विशेष करके बिहार और यूपी क्षेत्र में पाई जाती है। जो लवणीय मिट्टी होता है कहाँ पाया जाता है? बिहार और यूपी क्षेत्र में। इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में क्या होता है ना कि छोटा छोटा उजले कंकड़ भी बन जाते हैं। तो पूछ देगा एग्जाम में ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा इसको कि छोटे छोटे कंकड़, उजले कंकड़ बन जाते हैं किस मिट्टी में? तो लवणीय मिट्टी में बन जाता है। इसी मिट्टी ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बिहार और यूपी क्षेत्र में पाया जाता है। और जितना पढ़े हैं इतना में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट अगला, कि बिहार में लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको भूर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूर, है ना, उसको भूर कहा जाता है, याद रखना है ये वाला। और एक ये भी, ये इससे रिलेटेड नहीं था बट हम इसको यहाँ पर फिर भी लिख दिए। एक मिट्टी होता है, मिट्टी का नाम है बलसुंदरी। क्या नाम है उसका? बलसुंदरी। तो बलसुंदरी मिट्टी जो होता है ना, लीची उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ये VVI होता है ना, लीची उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमको लगता है दोस्तों मेरा वीडियो तो यहीं तक नहीं था, अभी और है, कोई बात नहीं। चलो, भारत में मिट्टियों का प्रतिशत वितरण, यानी कौन सा मिट्टी कितना % है। जैसे कि अगर ओवरऑल देखें जलोढ़ मिट्टी हमारा, तो जलोढ़ मिट्टी ये हमारा हो जाता है 43.4% ओवरऑल है, पूरा मिला करके भारत में। लाल मिट्टी देखें तो 18.6% है। काली मिट्टी तो 15.2%। लेटराइट मिट्टी तो 3.7% हो गया। और भी जैसे कि और भी कुछ मिट्टी होता होगा, मगर हम लोग तो क्या बोले, हम लोग को एग्ज़ाम फेस करना है। अगर इतना याद रखते हैं तो हम छूटेगा नहीं। पढ़ने की तो बहुत चीज़ है, विद्वान बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खरीद लीजिए वो, है ना। और अन्य में हो गया 17.9%। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग को? अच्छा लगा हो तो जाओ वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो शेयर, अपना दोस्तों को बताओ, मन से पढ़ो, अफसर बनो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।